ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है, यानी हमारे केमिस्ट्री क्लास 12th का जो 4th चैप्टर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 है ना। ये हमारे NCERT क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 4th चैप्टर है ना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए क्लास 12th में दो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, एक हमारा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है और एक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्या नाम है इसका, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, देखिए D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स से पहले आपको समझना पड़ेगा कि D एंड F ब्लॉक है कहाँ पे, है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर है। क्लियर है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल का जो पहला और दूसरा ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ये हमारा एस ब्लॉक का है, इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, क्लियर है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रुप नंबर 12 तक ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हमारा D ब्लॉक है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है हमारा S ब्लॉक। देखिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है आपका S ब्लॉक, इनको हम लोग S ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है हमारा D ब्लॉक, यहाँ पे D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं P ब्लॉक। ठीक है, और F ब्लॉक जो होता है उसको हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से रखा हुआ है। क्लियर है, जिसमें दो पीरियड्स हैं, तो ये हमारा F ब्लॉक, ठीक, F ब्लॉक। अब ठीक से समझिएगा कि D ब्लॉक है कहाँ। D ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच के एलिमेंट्स हैं। और पीरियड में अगर बात करें तो देखिए पीरियड ये शुरू होता है पहले ग्रुप में। देखिए पहले ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। और सेकेंड ग्रुप में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रुप, ये फर्स्ट पीरियड है आपका। जो रो होती है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं और जो कॉलम होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पीरियड है आपका, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। फोर्थ पीरियड पोटेशियम कैल्शियम के बाद यहाँ से स्कैंडियम आता है। तो फोर्थ पीरियड से हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पीरियड होता है, स्कैंडियम के बाद इट्रियम आता है, फिर सिक्स्थ पीरियड आता है, लेंथेनम आता है, और फिर सेवन्थ पीरियड आता है जहाँ पे एक्टिनियम आता है। क्लियर है, तो ये है हमारे मतलब ग्रुप नंबर 4 से लेकर के पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्हीं के अंदर आते हैं, D ब्लॉक के अंदर ही, इसीलिए इनको हम इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन आप ये याद रखिएगा कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से 12 और पीरियड
पीरियड 4 से 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी इन्हीं में आते हैं, जिनको हमने अलग से नीचे रखा हुआ है, बट वो इन्हीं ग्रुप और पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में होते कहाँ हैं। इसीलिए देखिए, हम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। अब देखिए, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इधर पहला और दूसरे ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकेंड एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर वाले होते हैं। तो इस तरफ जो होते हैं डी ब्लॉक के जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और डी ब्लॉक के जो राइट साइड में यानी पी ब्लॉक है, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब कौन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, तो डी ब्लॉक जो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है, मतलब एक तरीके से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो डी ब्लॉक क्या शो करता है, डी ब्लॉक शोज, ये क्या शो करता है, डी ब्लॉक शोज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव और बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो ये क्योंकि ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करता है, शोज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, शोज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी between इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बीच में इसकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोग डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्लियर है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं डी ब्लॉक का। तो पहले तो मैं आपको लोकेशन बता दिया कि डी ब्लॉक कहाँ पे होता है, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 और पीरियड नंबर 4 से 7 के बीच के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, और इसलिए भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर का ही है जिसको हम लोग नीचे में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ डी ब्लॉक का। देखिए, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाएं, पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूँ, फिर उसमें आपको पूरा बताता हूँ कि कौन कौन से उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में हमारा फर्स्ट ग्रुप से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर फ्रांसियम। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का। उसके बाद सेकेंड ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, ये हो गया सेकेंड ग्रुप हमारा। अब थर्ड ग्रुप से शुरू होगा हमारा पी ब्लॉक। थर्ड ग्रुप के भी कौन से पीरियड से, चौथे नंबर के पीरियड से। ये हमारा पहला पीरियड है, ये दूसरे नंबर का पीरियड है, ये थर्ड नंबर का पीरियड है, फोर्थ नंबर के पीरियड से हमारा शुरू होगा डी ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 यहाँ से शुरू करिए, स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक।
कॉपर और जिंक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद वाला जो 5वें पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो भी डी ब्लॉक के हैं, है ना। तो ये कहाँ से शुरू होता है? इट्रियम से, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूहियम, रोडियम, लेड, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, ये हो गया 5th पीरियड। उसके बाद 6th पीरियड देखिए, 6th पीरियड में कौन कौन से हैं? लेंथेनम से शुरू होता है, लेंथेनम, हाफनियम, ठीक है, लेंथेनम, हाफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, फिर कौन सा है? ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। ठीक, ये हो गए हमारे। उसके बाद 7th पीरियड के देख लीजिए कौन से है डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो 7th पीरियड के एक्टिनियम, है ना, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, एसिनियम, ठीक। ये तो ये जो 4th पीरियड के, 5th पीरियड के और 6th पीरियड और 7th पीरियड के ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सभी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? ये सभी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? अब देखिए जो हमारा 4th पीरियड है, 4th पीरियड है ना, ये देखिए ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकेंड ग्रुप है। क्लियर है? यहाँ से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, तो यहाँ से हमारा कौन है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये सभी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है? ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए जो हमारा 4th पीरियड है, 4th पीरियड से शुरू है स्कैंडियम से, यहाँ से शुरू है, फिर उसके बाद 5th पीरियड में है, 6th पीरियड में और 7th पीरियड में। अब नेक्स्ट इनका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का होता है 21, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 21, उसके बाद 22, 23 ऐसे चलते जाएगा, 30 तक आता है। ठीक है, तो चलिए स्कैंडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, पहले 18 तक आर्गन के जैसा सेम होता है जैसे ऑर्गन का होता है ना। ऑर्गन का 18 तक सेम होता है, 19 से ऑर्गन के बाद शुरू होता है, ऑर्गन का 18 तक होता है। कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, है ना। तो यहाँ पे कहाँ तक जाता है? 3p कहाँ तक जाएगा? देखिए इसको बना देता हूँ आर्गन का एक बार। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए? 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 3s2, 12 6 18। ठीक, 3p6 तक एज अ टी सेम रहेगा। ठीक है, आर्गन का 18 होते हैं, 3s2, 3p6 तक आर्गन तक सेम होता है। उसके बाद 19 कहाँ से जाता है? 19 में जब जाएगा तो पहले 4s को भरता है, 4s2, 3d1, 18, 19, 20 और 21। तो पहले आर्गन तक सेम रहेगा, उसके बाद 4s2। अब यहाँ पे याद रखिए आप बाउ रूल फॉलो होता है, 3d के पहले 4s को फिल करते हैं, तो पहले 4s को फिल करेंगे क्योंकि 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या होती है? 3d और n इसकी। तो 4s को हम लोग पहले भरते हैं क्योंकि आप बाउ के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, तो इसको हम लोग पहले फिल करेंगे, उसके बाद 3d को फिल करेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी होती है? 4 प्लस s के लिए 0, इसकी कितनी होती है? 4 प्लस s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, 3 प्लस 2, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 होती है, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 होती है। तो पहले जिसकी वैल्यू लोअर होती है उसको भरते हैं, तो पहले 4s को भरेंगे फिर 3d को भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं।
तो इसका 3D1 होगा तो इसका 3D2 होता है, इसका 3D3, 3D4, 3D5 ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक से समझिएगा। तो देखिए स्कैंडियम का क्या होता है, हमें सिर्फ बैलेंस सेल से मतलब है, हम लोग लास्ट सेल की बात करेंगे। आर्गन तक तो सेम है, तो आर्गन तक की देखने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद का देखेंगे। इसका है 4s2 3d1, ठीक है। उसके बाद टाइटेनियम का देखते हैं। टाइटेनियम का क्या है, होगा 4s2 3d2, है ना। इसका 21 होता है, इसका 22 होता है टाइटेनियम का। उसके बाद वेनेडियम का देखते हैं, तो वेनेडियम का कितना होता है, वेनेडियम का होगा 4s2 3d3, एक और ज़्यादा, ये हो गया 23। फिर क्रोमियम का क्या होगा 4s2 3d4, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज का क्या होगा 4s2 3d5, ठीक। फिर आयरन का क्या होगा 4s2 3d6, ठीक है, 4s2 3d6। उसके बाद कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकिल का 4s2 3d8, कॉपर का 4s2 3d9 और जिंक का क्या होगा 4s2 3d10, ठीक। ये हो गया सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, वो बस डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो 4s2 सब में कॉमन कर दिए हैं, d1 d2 d3 d4 ऐसे करके सबको 10 तक फिल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसमें आपको याद रखना है 2 एक्सेप्शंस हैं, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का, ठीक है। क्रोमियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d4, 4s2 3d4, और कॉपर का क्या है 4s2 3d8। तो अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में है 4s2 3d4, ठीक, और कॉपर में है 4s2 3d9, ठीक। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए। जो 4s और 3d होते हैं ऑर्बिटल, इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, मतलब लगभग इनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे बताया था इसकी एनर्जी 4 होती है, इसकी एनर्जी 5 होती है, मतलब लगभग सेम होती है। तो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर भी आ सकता है 3d में, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, और 3d का इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s में जा सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों ऑर्बिटल की सेम है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर मूव कर सकता है आराम से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि देयर इज़ अ वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3d एंड 4s orbitals have almost same energy, ठीक। तो 3d और 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d के 4s में जा सकते हैं, 4s के 3d में जा सकते हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, 3d 4 है और ये 3d 9 है। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, ठीक। कितने 1 2 3 4 5, ये हमारा d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें पेयर करके हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इससे हम कहेंगे कि ये फुली फिल्ड हो गया, है ना। d ऑर्बिटल कैसा है, फुली फिल्ड है। एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर d ऑर्बिटल में 10 की जगह 5 हो जाए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया है, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, ठीक। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या शोज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए हाफ
हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड d orbital gives स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या देता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ये इस चाहता है कि या तो हाफ फील्ड हो या तो फुली फील्ड हो, क्योंकि इससे क्या होगा, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाएगी। मतलब यहाँ क्रोमियम का जो डी है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपर का डी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो क्या होता है, एस का इलेक्ट्रॉन जम करके आ जाता है इधर, इसके भी एस का इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुली फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड और फुली फील्ड डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द 4s इलेक्ट्रॉन जम्प टू द d ऑर्बिटल, है ना। तो ये हो जाएगा 4s1 3d5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, और सॉरी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5 और कॉपर का होता है 4s1 3d10। ठीक है, बाकी सबका एज इट इज़ जैसे बनाए हैं 1 2 3। यहाँ पे क्रोमियम में आ जाएगा 5, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद ये 6 सही है, 7 8 9 9 में जगह यहाँ कॉपर में 10 कर लीजिएगा और यहाँ पे 1 कर लीजिए। तो क्रोमियम और कॉपर बस दो एक्सेप्शन हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है। अब देखिए इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ये जो सीरीज़ है पहली सीरीज, इस सीरीज का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है कहाँ फिल हो रहा है, 3D में फिल हो रहा है, 3D में। इसीलिए जो ये फर्स्ट सीरीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ये हमारी 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ इंटर करता है, 3D में, इसीलिए ये पूरी सीरीज को हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। वैसे ही उसके नीचे वाला जो सीरीज आएगी, है ना, नेक्स्ट, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 4D में, तो उसे हम 4D सीरीज कहेंगे। उसके नीचे वाले को हम लोग कहेंगे 5D सीरीज, और उसके नीचे वाले को हम लोग कहेंगे 6D सीरीज। क्योंकि इस सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करता है तो 3D, इसका 4D में करेगा तो 4D, इसका 5D में करेगा तो 5D, उसके नीचे वाले का 6D में करेगा तो 6D। क्लियर है? अब इसको S ब्लॉक वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज है 4D सीरीज, है ना, दूसरा ट्रांजिशन सीरीज जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इसका भी वही होगा। इसमें हो जाएगा 5s2 और 4D1। जैसे ये क्या था, ये था 4s3D, तो इसका एक और शेल बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5s4D। इसका करेंगे तो 6s5D, इसका और आगे 7s6D, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। एक एक सेल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसका एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें डी ब्लॉक का, तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आर्गन आता था, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, उसके नीचे वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिनॉन आ जाएगा, फिर जिनॉन के बाद 6s2 और यहाँ पे 5D वाला केस चलेगा, और यहाँ पे रेडॉन आ जाएगा, रेडॉन के बाद 7s2 और जो भी यहाँ पे 6D वाला केस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का नोबल गैस रहेगी, उसके बाद नोबल गैस तक तो सेम ही रहता है, उसके बाद D और S में चेंज आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया था कि आर्गन था। ठीक है, आर्गन के बाद हमारा क्या था 3D, आर्गन के बाद था हमारा 4s2 और 3D। अब 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, यहाँ वैसे ही 4D में 1 से 10 तक हो सकता है, यहाँ भी 1 से 10 तक हो सकता है, और यहाँ भी 1 से 10 तक कोई भी हो सकता है, 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे करके हम लोग
इसका एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग बनाएं, ठीक है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक क्या बनेगा, देखिए एक तो हमारा नोबल गैस कोई भी हो सकता है। अगर डी ब्लॉक का हम लोग एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो हम लोग देख रहे हैं कोई भी एक नोबल गैस होगी। नोबल गैस के लिए एक ब्रैकेट बना लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम लोग 3D सीरीज का बना रहे हैं तो यहाँ पे 4s आएगा। 4D सीरीज के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे 5s आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं NS, जो भी सीरीज हो, चाहे वो 4 हो 5 हो कोई भी, और ये NS हो गया। उसके बाद D क्या होता है, N से एक कम है ना, उसके जस्ट एक पहले वाला D होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NS। S में कितने इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है, दो, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्रोमियम और कॉपर में एक है S में, तो एक भी हो सकता है, बाकी में सब दो दो है। तो S में एक से लेके 2 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसके बाद D वाला क्या होता है, S से एक कम वाला ऑर्बिटल है, मतलब कि N-1 हो जाएगा। D और D में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से 10 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये है हमारा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हो जाएगा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, क्लियर। तो इस तरीके से आप जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक का जो पहला सीरीज है वो 3D सीरीज है, दूसरा सीरीज 4D है, फिर 5D है, 6D है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5, ठीक है। अब एक क्रोमियम वाला ग्रुप हम लोग पकड़ लेते हैं, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इसको पकड़ लीजिए ना, लास्ट ग्रुप को भी छोड़ देते, इनको पकड़ लेते हैं ना। अब इस ग्रुप में देखिए, चलिए बाकी अभी मिटा देता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, किसमें कितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी आपकी आगे बनेगी, ठीक है। देखिए स्कैंडियम का हमने क्या बनाया था, 4s2 3d1, टाइटेनियम का बनाया था 4s2 है ना, 4s2 3d2, ठीक। इसका 3d3, इसका था 4s2 3d3, इसका था 4s1 3d5, क्लियर है। अभी हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं। देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5। अब अगर हम इसको फिल करें क्रोमियम को, क्रोमियम का है हमारा 4s1 3d5, इसको अगर फिल करें तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं, तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एस में एक होता है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्रोमियम के पास टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का देखिए किसी के साथ पेयरिंग नहीं है। क्रोमियम के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा। यहाँ वेनेडियम में देखिए कितने हैं, 4s2, तो ये तो पेयर वाला है। एस में 2 है, पेयर है। 3, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैसे ही टाइटेनियम में 2 हैं, इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैग्नीज में देखिए, मैग्नीज में कितना होता है, 4s2 3d5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, इसमें फिर 4 होते हैं, है ना, इसमें फिर 3 होते हैं, ऐसे करके कम होते जाते हैं। इसमें 2 होता है ना, इसमें 1 होता है और इसमें 0 होता है, क्लियर है। ऐसे
तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो क्रोमियम में सबसे ज़्यादा 6 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम देखिए तो मॉलिब्डेनम का क्या होगा, उसके नीचे जो मॉलिब्डेनम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4 के बाद 5s1 और क्या होगा 4d5, मतलब मॉलिब्डेनम में भी सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद टंगस्टन है, टंगस्टन में भी सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। टंगस्टन में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होगा 6s1 5d5। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो जिस एलिमेंट में जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग कर बनाता है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, है ना। जैसे ये अनपेयर है, दूसरे के साथ जाके बॉन्डिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ, यानी टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं इसमें 6 बॉन्ड बन सकते हैं, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, मेटल उतना ज़्यादा दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा, और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उतना वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनता है, मतलब ही उतना ही वो हार्ड होता है। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा हार्ड होगा, और जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतनी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, वो उतना ज़्यादा क्या होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो याद रखिएगा जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में होते हैं उसमें बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्ड होगा बॉन्डिंग। जैसे मान लो कि 2 मेटल है ना, एक क्रोमियम है और ये दूसरा क्रोमियम। क्रोमियम मेटल की बात करते हैं। क्रोमियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 टाइप का बॉन्ड बनता है, एक मेटालिक बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें जो है जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये 2 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, याद रखिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, एक तो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, मेटालिक बॉन्ड, और दूसरा बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड तो नॉर्मली बैलेंस सेल में जो इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण बनता है, दूसरे के भी साथ अट्रैक्शन के कारण, और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण। तो इसमें देखिए 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम में, तो ये सबसे ज़्यादा शेयरिंग कर सकता है, 6 शेयरिंग कर सकता है, 6वें इलेक्ट्रॉन 6 और दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। मेटालिक बॉन्डिंग में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्डिंग भी होगी। तो जैसे अगर हम लोग क्रोमियम एलिमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग भी होगी और साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, मेटालिक बॉन्डिंग भी है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एलिमेंट हार्ड हो जाएगा। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल के जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं आपस में चिपके हुए होंगे, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो क्या होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इनकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। हार्डनेस और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में उनके बॉन्ड टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। तो अब हम क्योंकि ये हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है तो इनको हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो बॉन्डिंग होगी, हार्डनेस होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्रोमियम है सॉलिड फॉर्म में, अब हमें इससे गैसियस फॉर्म में बदलना है, गैसियस आयनिक फॉर्म में लाना है, ठीक। क्रोमियम है सॉलिड फॉर्म में क्रोमियम है, क्रोमियम मेटल है हमारे पास। अब हमको उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, गैसियस फॉर्म में तोड़ना है। तो अगर हमें क्रोमियम मेटल को गैस में बदलना होगा तो क्रोमियम मेटल्स के जो एलिमेंट होंगे, क्रोमियम के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उनको तोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें जो हम एनर्जी देंगे,
इसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्रोमियम मेटल को इसको क्रोमियम एटम में या इसके गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी मेटल को उसके एटम में चेंज करना, गैसियस एटम में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी देते हैं वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो अगर क्रोमियम बहुत हार्ड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा, तो हमें ज़्यादा एंथैल्पी देना पड़ेगा, तब जाके पहले मेल्ट होगा, फिर गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। क्लियर है? तो इससे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। देखिए, पहले आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कि क्या होता है, फिर मेटालिक करैक्टर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं किसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले हम लोग 3D सीरीज की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। ठीक, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आर्गन, आर्गन को नहीं लिख रहा हूँ, क्या था? 4s2 3d1। ठीक, इसका कितना था? 4s2 3d2। इसका कितना था? 4s2 3d3। इसका क्या था? 4s2 1 2 3। फिर क्रोमियम, क्रोमियम का कितना था? 3d4। 4 की जगह हम लोग क्या कर दिए थे? 4s2 3d5। ठीक, इसके बाद मैग्नीज का 4s2 3d5। इसके बाद आयरन का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकल का, फिर कॉपर था, फिर जिंक था, 4s2 3d8। ठीक, कॉपर का कितना था? 4s2 3d9 और जिंक का क्या होगा? 4s2 3d10। अब देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब में चेक कर लीजिए। देखिए इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? एक ही दिख रहा है अकेला, तो एक। इसमें कितने हैं? 2, ये तो पेयर वाले हैं। इसमें 5 होते हैं तो 2 अनपेयर हैं। इसमें कितने हैं? ये तो पेयर है, 3 हैं। इसमें कितने हैं? 5 और 1 6 हैं। इसमें कितने हैं? ये तो पेयर वाले हैं, सिर्फ 5। इसमें कितने हैं? ये भी पेयर वाले हैं और इसमें 6 हैं। तो डी में 6 मतलब कितने? 1 2 3 1 2 3 4 और 5। 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और ये एक और हो गया 6। तो एक पेयर हो गया, तो बचे कितने? 4 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वैसे ही 7 होंगे तो कितने बचेंगे? 3। 8 होंगे तो कितने बचेंगे? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और 9 होंगे तो 1 बचेगा। 10 होंगे तो 0 बचेंगे। समझ रहे हो? तो 6 हैं तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 7 है तो कितने? पहले 5 भर गए, 6 7 बचे 3। 8 है तो कितने? 2। 9 है तो कितने? 1 और 10 है तो कितने? 0। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये लिख लीजिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, सबसे पहले देखिए कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्स में। ठीक है, उसको पहले लिख लीजिए। अब ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इनका क्या इफेक्ट है, अब इसको ठीक से समझिए। पूरा इफेक्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही आपको समझ में आएगा। क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 6। ठीक है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और जिंक में देखिए एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना। बाकी सब क्या है? पार्शियली फिल्ड, किसी में 1 है 2 है, ये सब पार्शियली फिल्ड कहलाते हैं, ये फुली फिल्ड कहलाता है। और अगर 5 है तो हाफ फिल्ड कहलाता है। तो देखिए याद, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, द एलिमेंट्स है ना, हैविंग
which do not contain or which do not have partially filled d orbital, partially filled d orbital in their ground state or general oxidation state, general oxidation state है ना, are considered as क्या उनको हम लोग कंसीडर करते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक ना, तो देखिए जिंक हमारा क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। और ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मान लीजिए अगर जिंक से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जिंक में क्या केस है, जिंक में है 4s2 3d10 है ना, डी ब्लॉक पूरी तरह फुली फिल्ड है। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दे, तब भी ये क्या आएगा, 4s तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3d10 अभी भी 3d10 है। मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट में भी इसका डी फुली फिल्ड है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका डी ब्लॉक फुली फिल्ड है। तो अगर ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों स्टेट में डी ब्लॉक फुली फिल्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। वैसे ही जिंक के नीचे जो एलिमेंट होते हैं कौन है, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, तो याद रखिएगा जिंक और जिंक के नीचे जो है कैडमियम और कैडमियम के नीचे जो होता है मरकरी, है ना। जिंक का 3d होता है 3d10, कैडमियम का 4d10 होता है, ठीक, और मरकरी का 5d10 होता है। इन तीनों का जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है। इसीलिए जो तीनों एलिमेंट होते हैं, ये तीनों एलिमेंट को हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। वैसे ही इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे या बहुत कम बनाएंगे बॉन्डिंग, तो क्योंकि इनमें बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट। तो दे आर द सॉफ्ट मेटल्स, ठीक, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनाता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट मेटल, क्योंकि इनके में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद कर लीजिए, सॉफ्ट मेटल्स। अब मेटल्स की मैं आपको बॉन्डिंग बता देता हूँ कि किस टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दो टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। पहला होता है मेटालिक बॉन्डिंग, एक तो मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे, मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंट of unpaired electron in valence shell, due to presence of
1 or 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल, है ना, इन बैलेंस शेल। तो इनके बैलेंस शेल में एक या दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण की मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, दूसरे मेटालिक एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट ये एक बॉन्ड बनाते हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इन पे जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा ये क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा? दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा और बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा हार्डनेस, ठीक है, उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ, दो एलिमेंट है x और y, ठीक है। अगर इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, आसानी से टूट जाएगा। अगर इनके बीच में दो बॉन्ड है तो थोड़ा मजबूती से बंधा होगा, है ना, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर x और y के बीच में बहुत सारे बॉन्ड हैं, है ना, यानी x बहुत सारे बॉन्ड बना रहा है y के साथ, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, है ना, ज़्यादा बॉन्ड होगा तो एक दूसरे के नज़दीक होंगे, चिपके हुए होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, एक दूसरे से एकदम सख्ती के साथ जुड़े होंगे, मतलब हार्ड होंगे। अब इनको अगर हमको तोड़ना है तो हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इनको अगर हमें तोड़ना है तो। क्लियर है? तो जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो एक ये हो गया। नेक्स्ट, अब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे जिंक की बात है, तो इसका उल्टा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे हार्डनेस उतनी कम होगी, इसीलिए क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस ही नहीं होती। क्लियर है? तो ये सब सॉफ्ट मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटालिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, ठीक है। देखिए आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो हालांकि आप पढ़ते आ रहे हैं, शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन गया। दो एलिमेंट ने, दो होगा तो दो शेयरिंग होगी, तीन होगा तो तीन शेयरिंग होगी, है ना। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, नाइट्रोजन में तीन की हो जाती है, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड में है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ आयरन की। मेटालिक बॉन्ड को ठीक से समझिए। मेटालिक बॉन्ड मान लेते हैं आयरन का जो बैलेंस सेल है, सबसे बाहर वाला सेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब मेटल के तो ये एक एटम की बात है, मेटल के ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक। एक एटम ये हो गया, एक और एटम ले लेते हैं, ठीक, इसके भी आउटर सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही और भी मेटल के एटम्स हैं, ठीक, इसके भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। एक और मेटल ले लेते हैं, इसके भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इन सब के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है।
अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें दो टाइप का फोर्स लगता है, एक तो अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्शन फोर्स। जैसे इसका ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके बगल में ये मेटल है, तो इसके मेटल में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा वो इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। दूसरा इसके इलेक्ट्रॉन को, है ना, इसके भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ये वाला मेटल खींचेगा। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सभी एक दूसरे से ग्लू के जैसे चिपके हुए होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक का फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का जो न्यूक्लियस है खींचता है ना, और इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा वाला खींचेगा और ये दूसरे वाले का खींचेगा। इस तरह से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से ग्लू के जैसे चिपके हुए थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ग्लू का काम करते हैं, जो मेटालिक एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है, चिपका के रखता है। तो यही हमारा मेटालिक बॉन्डिंग, ऐसे ही मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है, यानी मेटल के जो एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी मेटल उतना ही सख्त होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, उतना ही सॉलिड होगा, ठीक है। चलिए अब मेटालिक कैरेक्टर देखिए। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सभी मेटल्स होते हैं, है ना। ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं, है ना। मेटल्स हैं तो इसमें सभी में मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी, है ना। दे ऑल पॉजेस द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि क्या है मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना, सो दैट दे आर, है ना। कैसे होंगे मेटालिक कैरेक्टर, ये सभी डक्टाइल, ये डक्टाइलिटी होती है, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बाकी नॉर्मली जितने भी सॉलिड है ये हार्ड होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होंगे, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक। तो ये सब इनके मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, क्योंकि ये खुद ही मेटल होते हैं तो सभी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक को ये रखेंगे। ठीक, तो ये सभी होंगे मेटल, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होंगे क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगी, डक्टाइल होंगे, इनसे हम लंबी लंबी वायर बना सकते हैं, मैलिएबल होंगे, इनको हम लोग बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्ड होंगे, है ना। मरकरी इसका एक्सेप्शन है, याद रखिए, मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एक्सेप्शन, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा देखिए, जैसे मैं आपको बताया था जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा बॉन्ड बनता है, उतना ज़्यादा हार्डनेस होती है, ठीक है। इसीलिए जैसे हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। क्रोमियम के नीचे जो था, कौन था क्रोमियम के नीचे, क्रोमियम के नीचे था हमारा मॉलिब्डेनम, है ना, और टंगस्टन, ठीक। तो ये भी क्या होते हैं, ये हार्ड मेटल्स होंगे क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा बॉन्डिंग बनेगी तो हार्ड होंगे, तो ये हार्ड मेटल्स होते हैं। और उसके अलावा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे जिंक में, कैडमियम में, मरकरी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट मेटल्स होंगे, इसके अपोजिट होंगे सॉफ्ट मेटल्स, क्योंकि इनके में अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है या ना के बराबर, तो ये बॉन्डिंग बहुत कम होंगी इनके बीच में, मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत कम होगी, इसीलिए कैसे होंगे, सॉफ्ट मेटल्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के डी ब्लॉक के, तो इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट, देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको पहले ठीक से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है या एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, और बाहर में बहुत सारे शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इनर शेल होगा और आउटर शेल होंगे, ठीक है। अब आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक। अब आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो टाइप का फोर्स लगता है। पहला फोर्स, जो हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ये आउटर शेल के या बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक तो ये फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स क्या है, अब बाहरी वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन। ये क्या करता है, इसको दूर भगाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। तो इस तरीके से जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले सेल की तरफ आना चाहता है, वो उसको खींचता है, लेकिन ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं, इसको अंदर आने नहीं देते। तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स का ये जो एक तरीके से प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन है किससे, न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियर चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आने दे रहे हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, ये इसको शील्ड कर रहे हैं, एक तरफ गार्ड है। जैसे मान लो कोई आदमी है, वो यहाँ तक जाना चाहता है ना, मान लो ये उसका एक कौन सा रूम है, ये है इसका लॉकर रूम है जहाँ पे पैसे रखे हुए। अब एक आदमी है वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है अपने लॉकर रूम में, लेकिन बीच में गार्ड्स हैं। ये गार्ड क्या है, इसको यहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं, इसको धक्का दे के बाहर कर दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये गार्ड इस लॉकर की शील्डिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देते, या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। यही है शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, बाहर भगाते हैं, जिसके कारण, इसी के कारण क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रिपल्सन होगा तो साइज बढ़ेगा। क्लियर है। तो ठीक है, तो इसमें ऐसा आप लिख लीजिए, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, shows repulsion to the outer shell slash valence cell electrons है ना, electrons. So this effect is called shielding effect है ना, this effect is called, तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब इसी में एक चीज और याद रखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में है, s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है, सबसे स्मॉलर साइज का होता है s ऑर्बिटल। तो अगर इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे s ऑर्बिटल है, अब s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत पास पास होंगे, क्योंकि इनका साइज छोटा है। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, छोटा है, तो ये ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलके इसको रिपल्ट करेंगे, दूर भगाएंगे, क्योंकि इनके क्या है, इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं। तो s ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखता है। उसके बाद दिखता है p ऑर्बिटल में। अब p ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होता है,
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो ये जब ज़्यादा पास नहीं होंगे तो उतना पावरफुली ये इसको दूर नहीं भगा सकते, ठीक है। उसके बाद होगा d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल का साइज और बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होते हैं, है ना, तो ये और ज़्यादा इसको रिपल्सन नहीं कर पाएंगे। और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होगा f ऑर्बिटल में, क्योंकि f ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट है रिपल्सन का वो नहीं दिखता। जब कंबाइन इफेक्ट रिपल्सन होता है तब इफेक्टिव रिपल्सन होगा। f का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होगा सबसे कम होगा। तो ऑर्डर याद रखिएगा, s ब्लॉक में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, देन p में होता है, देन d में होता है, और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है f ब्लॉक में, क्योंकि f ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन बहुत स्प्लिटेड दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनका कोई कंबाइन इफेक्ट नहीं होता है रिपल्सन, जिसके कारण इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा सबसे वीक होगा। क्लियर है? तो ये होगा ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक, तो ये लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक रेडियस या रेडी को डिस्कस करते हैं कि इनका जो साइज है वो कैसे होता है, या साइज का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। देखिए, डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक रेडी यानी हम लोग एटॉमिक रेडियस या साइज की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। अब ठीक से समझिए एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। जैसे हम लोग 3D सीरीज की बात करें, अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हमारा 3D सीरीज है, ठीक है। ऐसे अब इनमें अगर हम लोग साइज की बात करें तो देखिए साइज कैसा होता है। साइज पहले तो घटता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है 132 से 122 घटेगा, ठीक है। उसके बाद से इसका साइज आएगा 117, देन इसका साइज होता है 117, इसका भी साइज सेम होता है 117। उसके बाद इसका साइज हो जाएगा 116, इसका हो जाएगा 115, फिर यहाँ से बढ़ जाता है, इसका कितना बढ़ जाता है 125, अच्छा 125, लास्ट में क्या है बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 117, 15, फिर 117 और इसका हो जाता है 125। क्लियर है? तो ये इसका ऑर्डर है, यहाँ पे होता है 144। अब ये है इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, शुरू में एटॉमिक साइज घटता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है एटॉमिक साइज घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से और लगभग जाके देखें हम लोग यहाँ तक, है ना, लगभग यहाँ तक एटॉमिक साइज सेम है, ठीक है, एटॉमिक साइज सेम है। लेकिन जब कॉपर से जिंक की हम देखते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक साइज अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो पहले एटॉमिक साइज घटा, उसके बाद एटॉमिक साइज लगभग सेम हो गया, लगभग सेम है, उसके बाद एटॉमिक साइज अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ठीक से समझिए इसका रीज़न। देखिए, जब हम लोग स्कैंडियम से टाइटेनियम और वेनेडियम की बात करते हैं, देखिए इसका क्या होता है 3D1, इसका 3D2, इसका 3D3, ठीक। अब हमें पता है कि साइज में दो इफेक्ट काम करता है, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक होता है न्यूक्लियस अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन। तो देखिए शुरू में क्या होता है कि शुरू में जो हमारा एलिमेंट का न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है, और बाहर में क्या होते हैं, बाहर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अंदर में जो है,
अब ये अंदर में, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके अंदर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो कम होगा, मतलब यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होगी वो कम होगी। रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज लगेगा अट्रैक्शन वाला वो ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? रिपल्सन से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो हो रहा है यानी शील्डिंग इफेक्ट से। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट। तो शुरू में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी 1 2 3 लगभग कम है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेंटर में प्रोटॉन बढ़ते जाता है ना। बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो सेंटर में प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ता है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और अंदर में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते हैं, तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, तो इधर से इधर आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा, है ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और सेंटर के जो प्रोटॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये स्टार्टिंग का केस है, ठीक है। और आगे आके देखते हैं, है ना, यहाँ से 3D ये 5 हो जाता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये 3D 5 है, 3D 6 है, 3D 7 है, 3D 8 है, 3D 10 है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए तो बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अब उनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इनर में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही है, तो इनसे क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा। अब अगर बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इनर के इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस चार्ज के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स है और जो इनका शील्डिंग इफेक्ट है, वो लगभग एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन लगभग बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है लगभग बराबर है। तो क्योंकि दोनों फोर्स लगभग बराबर है तो यहाँ साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, लगभग सेम होगा। अब हम लोग कॉपर और जिंक की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एकदम बढ़ जाएगा, इसका क्या होता है 4s2 3d10, ठीक। कॉपर से जिंक में आते हैं तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एकदम बढ़ गया है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से। मतलब यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा अट्रैक्शन से, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे रिपल्सन और अट्रैक्शन सेम सेम था, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा था, रिपल्सन कम था, तो साइज कम हो रहा था। यहाँ पे बराबर है तो बराबर है, और लास्ट में क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि रिपल्सन ज़्यादा हो गया अट्रैक्शन से, जिसके कारण साइज क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसके एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर को समझ सकते हैं। तो ये तो हमने जैसे एक पीरियड की बात कर ली कि पीरियड में ऑर्डर क्या होगा, साइज का ऑर्डर हमने देख लिया। अब हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं कि एटॉमिक रेडी का ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर हो गया। एक हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम, ठीक, टॉप टू बॉटम। अब इसको ठीक से समझिए, देखिए टॉप टू बॉटम में क्या होगा, जैसे देखिए हम लोग पहले सीरीज की बात करते हैं 3D 4D, यहाँ क्या होता है, स्कैंडियम, उसके बाद होता है इट्रियम, उसके बाद होता है लेंथेनम, उसके बाद होता है एक्टिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा कौन से ग्रुप से शुरू होता है, 4th पीरियड से शुरू होता है, ये 5th पीरियड में होता है, ये 6th पीरियड में होता है और ये 7th पीरियड में होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एक शेल बढ़ जाता है,
ठीक है। ये 4th पीरियड में है मतलब इसमें 4 शेल होंगे, ये 5th पीरियड में है मतलब इसमें 5 शेल, इसमें 6 शेल, इसमें 7 शेल होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है। तो पहले लिख लीजिए कि टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडी भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बढ़ेंगे है ना, तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडी भी बढ़ेगा। ठीक, तो याद रखिए नंबर ऑफ शेल बढ़े, एटॉमिक रेडी बढ़ गया। तो टॉप टू बॉटम आने पे एक तो ये इफेक्ट होगा कि शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ेगा, ये तो कंफर्म। अब देखिए ये इफेक्ट होता कैसे है, जैसे हम लोग 3D से 4D की बात करें तो ये तो एक सेल का इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये हमारा 3D सीरीज है, ये हमारा 4D सीरीज है। 3D से 4D में क्या होता है, एक तो सेल बढ़ गया तो इससे साइज बढ़ता है। सेकंड देखिए शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो एक तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साथ में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दोनों साथ में बढ़ते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। क्लियर है। जैसे देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके में होता है 21, ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है, और ये आता है स्ट्रोंशियम के बाद, लगभग 39 होता है इसका। ठीक, ठीक है, ठीक, इसका लगभग 39 होता है। अब देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होंगे। एटॉमिक नंबर किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। और अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे देखिए इसमें अगर 21 इलेक्ट्रॉन 21 प्रोटॉन है तो इसमें 39 इलेक्ट्रॉन 39 प्रोटॉन है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, समझ, जितना ज़्यादा संख्या में होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी उनका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, अब इस टोटल इफेक्ट को समझिए क्या हुआ। शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज छोटा होता है। लेकिन अगर दोनों बढ़ रहे हैं, एक के कारण साइज बढ़ रहा है, एक के कारण साइज छोटा हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। दोनों क्या करेंगे, दोनों बढ़ रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे के, एक साइज को बढ़ाना चाह रहा है, एक साइज को घटाना चाह रहा है, मतलब नो इफेक्ट ऑन एयर, इनके कारण नो इफेक्ट हो जाएगा, नो इफेक्ट ऑन एयर। एटॉमिक रेडियस में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि एक साइज बढ़ा रहा है एक साइज कम कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि शेल बढ़ रहा है ना, तो ये तो इफेक्ट लगेगा नहीं, लेकिन शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। तो इसमें लिख लीजिए जब हम लोग 3D से 4D में आते हैं तो साइज बढ़ता है, जब हम लोग 3D से 4D में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। याद रखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग 4D से 5D में जाएं, ये 4D था, अब हम लोग जाते हैं 5D में, तो यहाँ से यहाँ तो बढ़ गया, 3D और 4D में बढ़ गया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 4D से 5D में, तो देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग 5D में आते हैं लेंथेनम, तो लेंथेनम का होता है 58, ठीक, लेंथेनम का होता है 58, और इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है हाफनियम। ठीक है, और हाफनियम में 4f ऑर्बिटल आ जाता है, 4f ऑर्बिटल, मतलब कि इसीलिए फिर लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है उसको हम लोग f ब्लॉक में रखे हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट है वहाँ पे 4f ऑर्बिटल आ जाता है, यानी कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में जाने लगता है, तो उसको हम लोग f ब्लॉक में डाल दिए, 4f इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखिए तो लेंथेनम के बाद याद रखिएगा लेंथेनम सीरीज में, इसको लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनम के जो भी एलिमेंट हैं उनका पहला एलिमेंट लेंथेनम है तो इसको लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इन द 5D सीरीज, ऐसे लिखिए इन 5D सीरीज है ना, क्या है 4f ऑर्बिटल
4f orbital has introduced है ना, 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, which increases the shielding effect, जो कि shielding effect को which decreases the shielding effect, ये क्या करेगा, shielding effect को decrease कर देगा, decreases the shielding effect। अब ये shielding effect को कम कर देता है, जिसके कारण जो एटॉमिक साइज है, रिपल्सन कम होगा, तो इसके कारण साइज क्या होगा, which decreases the size of एटम, साइज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के साइज को डिक्रीज कर देता है। और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनम से शुरू होता है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए लेंथेनाइड सीरीज यानी 5D सीरीज से क्या होता है, 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और 4f ऑर्बिटल क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट को कम कर देता है। क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एलिमेंट का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें याद रखिए इन 5D सीरीज 4f ऑर्बिटल हैज इंट्रोड्यूस विच डिक्रीजेस द शील्डिंग, है ना, जो शील्डिंग को डिक्रीज कर देता है, विच डिक्रीजेस द साइज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4f ऑर्बिटल के आने के कारण जो साइज है, इफेक्टिव साइज है एलिमेंट का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है बोलते हैं। अब इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, देखिए कैसे होता है, ठीक से समझिएगा। तो 4f ऑर्बिटल क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, 4f ऑर्बिटल क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट को कम कर देगा। अब इसको ठीक से समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और बाहर में आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पहले मान लीजिए 4f सीरीज आ गई। अब 4f देखिए लेंथेनाइड सीरीज जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होता है पहले, जैसे ये कौन सा वाला सीरीज हो जाएगा, 4 5 6 6 वाला है, 6h2 फिल होगा, 5d फिल होगा, 4f फिल होगा। ठीक है, तो सबसे इनर वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 4f वाला, ये है इनर ऑर्बिटल। ठीक, इसके बाद हमारा 5d और फिर 6s है। तो देखिए सबसे इनर में आ गया हमारा 4f में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा 5d, ये है 5d, उसके बाद आ जाएगा 6s। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है 4f, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5d के और 6s के, है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा ही, ये तो सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। बीच में है 4f को क्या करना चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करना चाहिए। तो हमने देखा था कि 4f का साइज सबसे बड़ा होता है, s में सबसे इफेक्टिव शील्डिंग होती है, फिर देन p में होती है, देन d में होती है, देन f में होती है। अब f का साइज बहुत बड़ा है, f का साइज बहुत बड़ा है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इफेक्टिवली रिपल्सन नहीं करते, यानी 4f के इलेक्ट्रॉन 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं भगाएंगे, रिपल्सन नहीं करेंगे मतलब शील्डिंग नहीं करेंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाईली अट्रैक्टेड होंगे, कहाँ, न्यूक्लियस की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होंगे, जिसके कारण जो इफेक्टिव साइज है वो कम हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा जो 5d सीरीज है, 5d सीरीज का जो साइज है वो लगभग 4d सीरीज के बराबर ही होता है। क्लियर है, 4d सीरीज और 5d सीरीज का साइज लगभग बराबर होता है, क्योंकि 5d सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है,
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब यही, शील्डिंग इफेक्ट कम, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इनका साइज हो गया कम। अब साइज कम हो गया तो क्या हुआ, इनका जो साइज है वो लगभग 4D के बराबर आ जाता है। ठीक है, लगभग 4D के बराबर आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे जिरकोनियम जो होता है 4D का, जिरकोनियम का साइज 160 होता है लगभग, और इधर का जो हाफनियम होता है इसका साइज लगभग 159 होता है ना। तो हाफनियम कौन से सीरीज का है, 5D का, और जिरकोनियम है हमारा 4D का। देखिए इन दोनों का साइज लगभग सेम, इसीलिए याद रखिए कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है लगभग सेम आता है, ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रांग हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, तो जिसके कारण जो इफेक्टिव साइज है वो कम होता है, इफेक्टिव साइज कम होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सेल बढ़ रहा है, 4D से 5D में जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन वो अब वापस से न्यूक्लियर चार्ज उसको छोटा कर दे रहा है तो साइज अब छोटा हो जा रहा है, इसीलिए 4D 5D का साइज लगभग बराबर होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया, जिरकोनियम और हाफनियम का लगभग बराबर है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं 4D और 5D के, इनका साइज जब सेम होगा तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है ना, तो इसको भी चाहे लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे बताया 3D से 4D में साइज बढ़ रहा था, क्लियर है, और 4D से 5D में क्या होगा, सेम है ना, AR यानी एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। ठीक, और सेम रहने के कारण जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं है ना, पॉजेस सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम एक जैसे ही होते हैं तो इनको हम लोग को अलग करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, सेपरेट करने में लिए बहुत दिक्कत होती है ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, साइज लगभग सेम होता है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में याद रखिएगा कि 3D से 4D में साइज बढ़ेगा और 4D से 5D में साइज लगभग सेम ही रहेगा, क्लियर है।